रात का वक्त था, गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। कोई किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। शाम के बाद का यह समय हर रोज हम सबका दुख ताज़ा कर देता था और हम सब घर वाले एक दूसरे से छुप छुप कर अपने अपने कमरों में बंद होकर अपना अपना दुख हल्का करने की कोशिश करते थे। ऐसा पिछले एक हफ्ते से हो रहा था। एक हफ्ते में से एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जिस दिन हम सब इस दर्दनाक समय से गुजरे हो। काफी देर तक अपने कमरे में बंद रहने के बाद मैं खुद को मजबूत करके उठी और कमरे से बाहर निकली। एक में ही तो थी जिसको मजबूत बनना था, अपनी बूढ़ी माँ और कमजोर बाप को संभालना था। आंगन में लगे बेसिन से हाथ धोए और फिर मुंह पर छींटे मारे ताकि हालत थोड़ी सुधर जाए। मेरी आंख में रोने की वजह से खुजली हो रही थी। मुंह धोने के बाद हालत कुछ ठीक हुई थी। तौलिए से मुंह पोंछकर चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट सजा भाई के कमरे की तरफ गई थी और दरवाजे पर दस्तक देकर खाना लग जाने की खबर दी और वहां से अम्मा बाबा के कमरे में चली गई। जैसे ही मैं कमरे में कदम रखी वह दोनों अपनी आंखें साफ करने लगे। मेरा अंदाजा ठीक था, मेरे आने से पहले वह दोनों भी रो रहे थे, जबकि मुझे देखकर एकदम से आंसू पोंछे और मुस्कुराने लगे। कैसे हम सब एक दूसरे को दिलासे दे रहे थे और बहाने बहाने से जीने की वजह ढूंढ रहे थे। हम पर जो जुल्म के पहाड़ टूट पड़े थे उनसे निकलना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। खैर, मैंने माँ और पापा को उठाया और उन्हें लेकर खाने की टेबल पर आई, उनको कुर्सियों पर बिठाया और किचन की तरफ चली गई ताकि खाना डालकर लाया जा सके। अम्मा बाबा की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। कैसे वह दोनों एक ही हफ्ते के अंदर कमजोर और लाचार से हो गए थे। एक हफ्ते के अंदर ही उन्हें ना जाने कितनी बीमारियों ने आ घेरा था। मैंने खाना बर्तनों में डालकर मेज पर लगा दिया, फिर अफसोस से भाई के कमरे की तरफ देखा जो अभी तक बंद था। मैंने फिर से जाकर 2-3 बार दस्तक दी मगर कोई भी जवाब नहीं आया, तो फिर खाना निकालकर अम्मा और बाबा को देने लगी। थोड़ी देर बाद हम खाने से फ्री हो चुके थे। खाना क्या था, बस नाम के लिए ही कुछ ही निवाले खाए थे जो जिंदा रहने के लिए जरूरी थे। मैं बर्तन समेटने के बाद अम्मा के कहने पर एक दफा फिर से भाई के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन भाई के कमरे का दरवाजा नहीं खुला था। थोड़ी ही देर बाद बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी बुआ, चाची, चाचा, ताया और ताई थे। सबने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा और अंदर हॉल में आकर अम्मा और बाबा से मिले। एक दूसरे से गले मिलते अम्मा और बुआ फिर से रो पड़ी थी। ताई जी ने बड़ी मुश्किल से दोनों को चुप करवाया था। पिछले एक हफ्ते से हमारे घर में यूं ही मातम पसरा हुआ था। मेरा बड़ा भाई, हमारा इकलौता सहारा, एक हफ्ता पहले ही अचानक से हमें छोड़कर जा चुका था। उसका जाना हमारे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। हम पर तो कयामत टूट पड़ी थी। किसने सोचा था इस अचानक हादसे के बारे में। अभी 1.5 महीना पहले तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। हम हंसी खुशी अपने घर में रह रहे थे और फिर अचानक यह हादसा हो गया था जिसने हम सबसे हमारी खुशियां छीन ली थी और हमें तोड़कर रख दिया था। बुआ, ताई और अम्मा ने भाई की बातें शुरू कर दी, जबकि भाभी एक तरफ खामोश बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वह भी नई नवेली ही थी। उनकी शादी को सिर्फ 3 ही महीने हुआ था, इसलिए वह हमसे अभी ज्यादा घुल मिल नहीं सकी थी। मैं भी ताई के साथ एक तरफ जाकर बैठ गई। भाई की बातें सुनकर एक बार फिर से आंसू छलक पड़े थे। तभी बुआ ने इच्छा जाहिर की कि वह अपने भतीजे को देखना चाहती है। बुआ ने मुझे कहा कि मैं उन्हें भाई की शादी की वीडियो लगाकर दिखाऊं। मैं न चाहते हुए भी मजबूरन कमरे से लैपटॉप लेने चली गई। मैं नहीं चाहती थी कि अम्मा बाबा भाई की शादी की वीडियो देखें और फिर उनकी तबीयत खराब हो जाए, लेकिन बुआ की बात भी नहीं काट सकती थी, तो लैपटॉप उठाकर लाए और शादी की वीडियो चला दी। मेरा भाई हंसता खेलता कितना खुश था। न जाने किसकी नजर लग गई थी उसको। सब साथ साथ वीडियो देख रहे थे और साथ ही साथ बातें भी जारी थी। अम्मा तो बार बार भाई की तस्वीर को छूकर प्यार दे रही थी और साथ ही साथ रो रही थी। तभी बुआ ने भाभी के बारे में पूछा कि सरला तेरी बहू कहाँ है। इस सवाल पर अम्मा ने फौरन से मेरी तरफ देखा था, जबकि मैं खुद बहुत घबरा गई थी। अब भला मैं बुआ को क्या जवाब देती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बुआ को क्या जवाब दूं? ना झूठ बोल सकती थी ना ही सच बता सकती थी। बुआ की सख्त मिजाज से हम सब अच्छी तरह से वाकिफ थे। अगर बुआ को भाभी के बारे में भनक भी लग जाती तो न जाने कितना तमाशा हो जाता।
और हमारा मातम वाला घर था, हम घर में कोई तमाशा नहीं लगवा सकते थे। इससे पहले मैं और अम्मा बुआ को कोई जवाब देते, घर के दरवाजे से मोहल्ले की मर्द और औरतें आते दिखाई दिए। वह लोग रोजाना रात के खाने के बाद हमारा दुख हल्का करने चले आया करते थे। बाबा, ताया और चाचा मर्दों को लेकर बैठक में चले गए, जबकि औरतों वहीं हॉल में ही एडजस्ट हो गई। मैंने औरतों को आते देखकर एक सुकून भरी सांस ली थी कि चलो उनके आने से बुआ का ध्यान भाभी की तरफ से हट जाएगा, लेकिन यह मेरी सिर्फ गलतफहमी थी। उन औरतों ने भी हमारे हालचाल के बाद भाभी का पूछा था, लेकिन हमारे पास किसी को बताने के लिए कोई जवाब नहीं था। अब भला क्या बताती उनको कि उसे तो किसी चीज का होश ही नहीं है। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं इनको बता दूं कि भाभी को नींद की गोली देकर सुला दिया गया है। अभी मैं बोलने ही वाली थी कि इससे पहले अचानक से भाई के कमरे का दरवाजा खुला और भाभी बाहर आती दिखाई दी। उन्हें देखते ही मैं और अम्मा ने शर्म से सर झुका लिए थे, कहने को कुछ बचा ही नहीं था। हमारे सामने ही हमारी इज्जत का जनाजा निकल चुका था, अब किसी से क्या शिकायत करते। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे भाई की पसंद ऐसी होगी, लेकिन अब क्या हो सकता था, जो होना था वो हो चुका था, अब पछताने का क्या फायदा। काश कि अम्मा उस वक्त भाई की बात ना मानती तो आज हमें यह दिन देखना न पड़ता। कभी नहीं सोचा था भाभी ऐसा व्यवहार करेगी। सब औरतों की नजरें भाई के कमरे की तरफ थी और वह तौबा तौबा करते हुए कानों को हाथ लगा रही थी। भाभी की इस हुलिये की उम्मीद किसी को भी ना थी। अभी तो भाई को गुजरे मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ था और भाभी की हालत इतनी शर्मनाक थी, इस तरह के कपड़े पहने थे कि सबकी नजरें शर्म से झुक गई थी। सब लोग सवालिया नजरों से मेरी अम्मा को देखने लगे थे। भाभी मुश्किल से लाल रंग का भारी लहंगा संभालते हुए हमारी तरफ आई थी। भाभी के चलने के साथ ही उनके पैरों में बंदी पायल और कलाई में चूड़ियों की खनक ने शोर मचाया था। वो पूरे लाल जोड़े में सजी हुई थी, भर भर के जेवर पहने हुए थे और चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कुराहट थी जो कि एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वह चलते हुए हमारे पास आकर रुकी और कुछ देर खड़ी होकर लैपटॉप पर चलती वीडियो को देखती रही और फिर लैपटॉप उठाकर अपने कमरे में ले गई। बुआ का तो भाभी का यह हुलिया देखते ही पारा हाय हो गया था। अभी वह फौरन से उठकर भाभी के पीछे गई थी, मगर इससे पहले ही भाभी ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया था। बुआ आग बबूला होती वापस हमारे पास आई थी और अम्मा की क्लास लेनी शुरू कर दी। बुआ ने अम्मा से कहा, सरला यह तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? क्या तुम इस घर के रस्म रिवाज भूल गई हो? तुम जानती नहीं हो कि इस घर में रहने के क्या उसूल है? मगर लगता है बेटे की मौत के बाद तुम सब भूल गई हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब याद करा देती हूँ कि जिस औरत का पति मर जाए वह विधवा होती है, उसको इस तरह रंगीन कपड़े पहनने का कोई हक नहीं, और ना ही सुहाग की कांच की चूड़ियां और ना ही जेवर पहनने का हक है। लेकिन तेरी बहू को तो देखो, तेरे बेटे की चिता की आग ठंडी नहीं हुई और उसने इतने भड़कीले चमकीले कपड़े पहनना शुरू कर दिए। इस तरह से तैयार है जैसे सुहागन हो। बुआ का तमाशा शुरू हो चुका था। अम्मा चुपचाप बुआ की बातें सुनती जा रही थी। बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। बुआ कुछ गलत तो नहीं कह रही थी, जो कुछ भी था बुआ सच कह रही थी। बुआ अभी के अभी भाभी को घर से निकालने के लिए कह रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने बुआ को हैंडल किया और बुआ को बड़ी मुश्किल से समझाया। दरअसल जब से भाई की मौत हुई थी भाभी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। उनका दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि भाई मर चुके हैं। इसलिए वह खुद को सुहागन बनाकर रखती है और भाई का इंतजार करती थी। हमारी पूरी बात सुनकर सबने अफसोस जाहिर किया था। भाभी को घर में रखना और इस हुलिये में देखना और बर्दाश्त करना हमारी भी मजबूरी थी। अगर मजबूरी ना होती तो खुशी से कौन बर्दाश्त करता। बेटी को गुजरे 8 दिन भी नहीं हुए और उसकी पत्नी दुल्हन बनकर बैठ जाए और घर वाले बर्दाश्त करते रहे। हम किसी खुशी से यह सब नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारी भी एक मजबूरी थी। कुछ देर बैठने के बाद सब लोग वापस अपने अपने घरों को चले गए थे, जबकि बुआ जाते जाते अम्मा को भाभी पर कड़ी निगरानी रखने को बोली थी। साथ ही साथ अम्मा को कहा कि इसे समझाओ ताकि यह अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अम्मा ने बुआ की बात सुनकर सिर्फ सर हिलाने पर ही गनीमत समझी। बुआ को भेजने के बाद हम अपने अपने कमरों में आकर सो गए थे। वक्त गुजरता गया था लेकिन भाभी अभी तक वैसी की वैसी ही थी, उनमें जरा भी बदलाव न आया था।
वही आदतें, वही हरकतें, और अम्मा समझा समझा कर थक गई थी कि भाई अब इस दुनिया में नहीं है। उसने हमारी आंखों के सामने दम तोड़ा और हमने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। मगर मजाल है जो उस पर रत्ती भर भी असर हुआ हो। वही हुई हर रोज दुल्हन की तरह तैयार होती और शादी की वीडियो लेकर कमरे में बंद हो जाती। उसके कमरे से अक्सर बातों की आवाज सुनाई देती थी। न जाने वह किससे बातों में लगी रहती। हम बेहद परेशान थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। भाई की मौत को 6 महीने गुजर चुके थे। समय बहुत बड़ा मरहम होता है, बड़े बड़े घाव को भर देता है। समय के साथ साथ हम सब भी संभल गए थे, सिवाय भाभी के। न जाने उसको कब समझ आनी थी। मेरा नाम किरण है। हम 2 बहन भाई थे, एक मैं और एक मेरा भाई। मेरे भाई का नाम संजय था। मेरे पापा का कपड़े का कारोबार था। उनकी शहर में कपड़ों की अच्छी दुकान थी जिससे अच्छी आमदनी हो जाती थी और हमारे घर का गुजारा अच्छा चल रहा था। मेरे भाई ने एमए के बाद कॉलेज छोड़ दिया और बाबा के साथ दुकानों पर बैठने लगा था। यूं बाबा को थोड़ी स्पोर्ट भी मिल गई थी। हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन हम रात का खाना खा रहे थे तो उसी दौरान भाई ने अम्मा को कहा कि वह शादी करना चाहता है। अम्मा की तो जैसे मुराद पूरी हो गई थी, जबकि बाबा ने घूरकर दोनों को देखा था। अम्मा बाबा की घूरने की परवाह ना करते हुए झट से बोली कि मैं आज ही रिश्ते देखना शुरू करती हूँ। तुम बताओ तुम्हें कैसी लड़की पसंद है ताकि मैं तुम्हारे पसंद के अनुसार ही लड़की तलाश करूं। मगर भाई की अगली बात से अम्मा की खुशी कम हो गई थी। भाई ने कहा मैंने लड़की खुद पसंद कर ली है, आप बस उसके घर रिश्ता ले जाने की तैयारी करें। अम्मा बाबा हैरानी से भाई के मुंह की तरफ देख रहे थे। उन्हें भाई की बात सुनकर दुख हुआ था। आज से पहले तो भाई ने कभी कोई काम अम्मा बाबा की अनुमति लिए बगैर नहीं किया था। आज जब शादी की बारी आई तो जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उसने बगैर माँ बाप के मशवरे के कर लिया था। अम्मा भाई को कुछ कहना चाहती थी, मगर बाबा ने अम्मा के हाथ पर हाथ रखकर उन्हें कुछ भी कहने से रोक दिया। बाबा समझ गए थे कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है और अब उसे उंगली पकड़कर चलाने की जरूरत नहीं थी। खैर, अम्मा ने लड़की के बारे में भाई से पूछा तो पता चला लड़की अनाथ है और अपने चाचा चाची के साथ रहती है। 2 दिन बाद ही अम्मा और बाबा जाकर लड़की को देख आए थे। शक्ल सूरत से तो बेहद खूबसूरत थी, मगर आदत और सलीके का पता तो शादी के बाद ही चलना था। वो लोग कुछ अजीब से थे। उन्होंने हमसे किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की थी। यह बात बड़ा हैरान कर देने वाली थी, वरना कहाँ कोई आजकल के दौर में बिना छानबीन के अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देता है। खैर, अम्मा ने अपनी तरफ से उनको एक बार अपने घर आने की दावत दे दी थी ताकि वह आकर अपनी तसल्ली कर ले, मगर इस बात का भी लड़की की चाची ने बड़े आराम से इनकार कर दिया। उन्होंने बस शादी की तारीख दी और कहा इस तारीख को आकर अपनी अमानत ले जाएं। अम्मा ने जेवर की डिमांड के बारे में पूछा तो इस पर भी साफ कह दिया कि वह ना तो जेवर लेंगे और न ही दहेज देंगे। उन लोगों ने हमें सिर्फ 15 दिन का समय दिया था, जिसे अम्मा बाबा ने बड़ी मुश्किल से 1 महीने का करवाया था, क्योंकि हमें भी अपनी तैयारी करनी थी। आखिरकार लड़की के हाथ में भाई के नाम की अंगूठी पहनाकर आ गई थी, और करती भी तो क्या, इकलौते बेटे की पसंद जो थी उसकी खुशी को देखते हुए यह कड़वा घूंट भरना ही था। खैर, दिन गुजरते गए और तैयारी शुरू हो गई। अम्मा ने भाई को 1-2 बार समझाने की कोशिश भी की थी कि वो जल्दबाजी ठीक नहीं है, बेहतर है कुछ समय और ले लो और अच्छी तरह सोच समझकर फैसला करो। मगर भाई नहीं माना। उसने अम्मा को कन्वेंस कर लिया कि उसका फैसला बिल्कुल ठीक है, मगर यह तो वक्त ही बताने वाला था कि उसका फैसला सही था या फिर गलत। समय आ पहुंचा और हम भाई की पसंद की लड़की को ब्याह कर घर ले आए। मेरे खानदान वालों ने लड़की के खानदान के बारे में सवाल उठाए थे। उसके चाचा चाची उसको विदा करने के दूसरे दिन ही शहर छोड़कर कहीं चले गए थे। भाभी ज्यादातर कमरे के अंदर ही रहती थी। उनकी शादी को 6 दिन गुजर गए थे, मगर सिर्फ खाने के समय वह कमरे से बाहर आती। नई नई शादी थी, हमने भी ज्यादा डिस्टर्ब करना ठीक ना समझा। एक दिन भाई ऑफिस से आए और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद भाई भाभी को लेकर कमरे से बाहर आए और अम्मा से कहा कि वह भाभी को कहीं घुमाने लेकर जा रहे हैं। शाम का समय था, सर्दियों के दिन थे, अंधेरा जरा जल्दी हो जाता था। अम्मा ने भाई को रोका कि इस वक्त जाना सही नहीं है, तो इस वक्त मत जाओ, कल दिन में चले जाना।
अभी तो वैसे भी बहुत ज्यादा अंधेरा फैल गया है, कहाँ घूमोगे अंधेरे में। भाई ने भाभी की तरफ देखा और अम्मा से कहा, अम्मा इसका दिल अभी चाह रहा है, आप चिंता ना करें, हम बस यही सड़क पर टहल करके वापस आ जाएंगे। अम्मा भाई को रोकना चाह रही थी, मगर भाई भाभी का हाथ पकड़कर बाहर निकल गए। मैंने अम्मा को लाकर कुर्सी पर बिठाया। अम्मा का दिल बेहद घबरा रहा था। कुछ ही देर बाद भाई भाभी को लिए तेजी से अंदर दाखिल हुए। भाभी को कमरे में छोड़कर वापस जाने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैं भागकर भाई के पास गई और उससे पूछा क्या हुआ है, तो भाई ने मेरी बात का जवाब ना दिया और बाहर जाने लगा। अचानक दरवाजे के पास पहुंचकर रुका और फिर दौड़कर अम्मा के कदमों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। अम्मा का तो दिल ही दहल गया था। कौन माँ होगी जो अपनी जवान औलाद को यूं रोता देख सकती है। अम्मा ने भाई को फौरन से अपने गोद में भर लिया और चुप कराने लगी। कुछ देर बाद भाई के रोने में कमी आ गई थी। अम्मा यूं ही भाई का सर गोद में रखे नीचे बैठी रही। उनको लगा शायद भाई सो गया है। अम्मा पूरा घंटा वही एक जगह जमीन पर बैठी रही कि कहीं भाई की नींद में कोई खलल ना आए। हालांकि मैं कई बार अम्मा को कह चुकी थी कि भाई को उठाएं, वह जाकर अपने कमरे में आराम करेंगे और आप भी यहाँ ठंडे फर्श से उठे, लेकिन अम्मा ने मुझे रोक दिया। खैर, फिर मैं खाना बनाने में बिजी हो गई। खाना मेज पर लगाने के बाद जब मैंने अम्मा को खाने के लिए बुलाया तो वह भाई को जगाने लगी। जैसे ही अम्मा ने भाई की कलाई पकड़ी एकदम से पीछे हुई थी और फिर फौरन से भाई को टटोल कर सीधा करने लगी। अगले ही पल अम्मा की चीख पूरे घर में गूंज रही थी। मैं भागकर अम्मा के पास पहुंची। भाई की हालत देखकर मेरे पैरों तले से भी जमीन निकल गई थी। मैंने फौरन से भाई की नब्ज चेक की। भाई का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। वो तो सिर्फ एक मुर्दा शरीर बचा था जिसमें जिंदगी की कोई हलचल नहीं थी। अम्मा चिल्ला रही थी। वह कहाँ जानती थी कि उनका बेटा यूं उनकी गोद में सोते हुए हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। अम्मा को कुछ भनक भी होती कि उनका बेटा दोबारा कभी नहीं उठेगा तो कभी उसको सोने ही नहीं देती। मगर नसीब से कौन लड़ सकता है। घर में एक कोहराम मच गया था। मोहल्ले और खानदान वाले सब इकट्ठे हो गए थे। हर एक को इसकी खबर मिल गई थी। हर एक आंख रो रहा था, हर एक का दिल खून का आंसू रो रहा था। अम्मा का तो रो रो कर हालत ही खराब हो गई थी और भाभी भी अपने होश खो बैठी थी। 1 घंटे में उसे कई बार बेहोशी के दौरे पड़ चुके थे। उसके साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। भाभी के हाथों की मेहंदी भी ना उतरी थी। फिर यह कैसा हादसा हो गया था। सारी जिंदगी साथ निभाने के वादे करने वाला यूं शुरू में ही तन्हा छोड़कर चला गया था। ना जाने भाई को क्या हुआ था। अभी तो दोनों हंसते खेलते अच्छे भले घर से बाहर घूमने के लिए गए थे, फिर अचानक भाई को क्या हुआ था। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और भाभी भी होश में ना थी कि उनसे कुछ पूछा जाता। ठंड में पड़े रहने की वजह से भाई की बॉडी अकड़ गई थी, इसलिए जल्द से जल्द भाई के अंतिम संस्कार के बारे में सोचा गया। इस बीच अम्मा का बीपी कई बार हाई हुआ था। भाई का अंतिम संस्कार होते ही बाबा को भी हार्ट अटैक आया था। अम्मा और बाबा को फौरन से अस्पताल ले जाया गया। 6 घंटे अस्पताल में रहने के बाद लगभग सुबह के समय उनकी वापसी हुई थी। हमारे घर में मौत का सन्नाटा छा गया था। रिश्तेदार आते रहे, उसके बाद वह सभी अपने अपने घरों को चले गए थे। अभी हम लोग इस सदमे से बाहर भी ना निकले थे जब भाई की मौत के चौथे दिन भाभी अपने कमरे से बाहर आई थी। भाभी की हालत देखकर हमें झटका लगा था। भाभी पूरी तरह दुल्हन की तरह तैयार थी और इधर उधर देखकर खुद से ही बातें करती रही। थोड़ी देर देखते रही, फिर जाकर अपने कमरे में बंद हो गई। पूरी रात उसके कमरे से बातों की आवाज सुनाई देती। भाभी को भाई की मौत का गहरा सदमा लगा था। वह अपने होश हवास खो चुकी थी और बिल्कुल पागल हो गई थी। अम्मा दिन को उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देती ताकि वह लोगों के सामने न आ सके, मगर उस रात सब लोगों ने उसकी हालत देख ली थी और उसकी हालत का भी उन्हें पता चल गया था। भाई को गए 6 महीने हो गए थे, लेकिन भाभी हमारे ही घर रह रही थी। हालांकि इसका हमारे घर में रहने का अब कोई मकसद ना था। अपने घर में रखने के अलावा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि उसके चाचा चाची तो शादी के दूसरे दिन ही घर से भाग गए थे। बाबा कई बार उसके चाचा और चाची के घर के चक्कर लगा चुके थे। उनके घर ताला लगा हुआ था और उनके जो नंबर हमारे पास थे वह भी बंद थे। एक दिन हम यूं ही बैठे हुए थे, जब दरवाजे पर दस्तक हुई, देखा तो रिश्ता कराने वाली आंटी थी
और उनके साथ कुछ और लोग भी थे जो मेरे रिश्ते के लिए आए थे। हमने उनको हॉल में बिठाया और मुझे उनके लिए कुछ इंतजाम करने को बोला। मैं सर हिलाती किचन में चली गई। कुछ देर बाद भाभी भी अपने कमरे से निकलकर हॉल में चली गई। वहां बैठी एक औरत ने भाभी को देखते ही हैरत का इजहार किया था, तो अम्मा ने उससे भाभी का इंट्रोडक्शन करवाया। जैसे ही उन औरतों की नज़र भाभी के चेहरे पर पड़ी, वह एकदम से चौंक उठी थी और अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। फिर कहा कि वह इस घर में रिश्ता नहीं कर सकती। उसके बाद भी 3-4 रिश्ते आए थे, लेकिन हर बार ही रिश्ते के लिए आए हुए लोग भाभी की शक्ल देखते ही रिश्ते से इनकार कर देते थे। न जाने उसके चेहरे पर ऐसा किया था। उस दिन भी हमारे घर यूं ही रिश्ते वाले आए और कुछ ही देर बाद उठकर चले गए। शाम के समय उन्होंने रिश्ता कराने वाली आंटी के हाथ इनकार भिजवा दिया। अम्मा गुस्से से भाभी की तरफ गई और कहा कि आज वह भाभी को घर से निकाल देगी, क्योंकि उसकी वजह से हर बार ही मेरा रिश्ता ठुकराया जा रहा था। अम्मा ने गुस्से से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा झटके से खुला था। सामने का मंजर देखते ही अम्मा एकदम से चीखती हुई बाहर आई थी। अम्मा की चीख सुनकर मैं और बाबा भी फौरन से भाभी के कमरे की तरफ दौड़े थे। सामने का मंजर दिल को दहला देने वाला था। हमारी आंखों के सामने ही मेरी भाभी पंखे से लटक रही थी और बेड पर लैपटॉप पड़ा था, जिसमें सेम टू सेम भाभी का चेहरा नजर आ रहा था और वह बार बार मेरी भाभी का नाम लेकर उसको रोकने को बोल रही थी। बाबा ने जल्दी से भाभी को थामकर उसके गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर बिठाया। भाभी अब शर्मिंदगी से नजरें झुकाए किसी मुजरिम की तरह बैठी हुई थी। इस वक्त वह कहीं से भी पागल नहीं लग रही थी। मैंने उसे पानी लाकर पिलाया। उसके बाद जब उसकी हालत कुछ ठीक हुई तो अम्मा ने उसे पूछना शुरू किया, क्योंकि एक बात तो तय थी कि भाभी पागल नहीं हुई थी, वह सिर्फ इस बात का ड्रामा कर रही थी। और वह ऐसा क्यों कर रही थी, यह तो अब वही बता सकती थी। दूसरी हैरत की बात यह थी, अगर वह यहाँ थी तो थोड़ी देर पहले लैपटॉप की स्क्रीन पर जो उनकी हमशक्ल थी वह कौन थी, और सबसे अहम बात कि भाई की मौत की वजह क्या थी। भाई की मौत का क्या कारण था, यह भाभी ही हमें बता सकती थी। भाई को ऐसा कौन सा सदमा पहुंचा था जिसने उसकी जान ले ली। इससे पहले भाभी कोई जवाब देती, अचानक भाभी के नाम को पुकारती हुई एक औरत आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई थी और आते के साथ ही उसने भाभी के मुंह पर थप्पड़ मारा था और उसके बाद फिर उसने भाभी को गले लगा लिया। जबकि हम सब कंफ्यूजन से उसे देख रहे थे। यह तो वही भाभी की हमशक्ल औरत थी। हमारी मौजूदगी महसूस करते हुए वह औरत हमारी तरफ मुड़ी थी। उसके कपड़े पहनने का जो तरीका था बहुत ही बेहुदा था, जो बाबा के साथ साथ हमें भी नजरें झुकाने पर मजबूर कर गया था। बाबा फौरन कमरे से चले गए थे। मेरी भाभी चिल्ला चिल्ला कर उस औरत को यहाँ से जाने को कह रही थी। जब उस औरत ने मेरी माँ से कहा कि वह भाभी से अकेले में कुछ बात करना चाहती है और उसको अपने साथ ले जाना चाहती है, मगर उसकी बात सुनकर भाभी फौरन से दौड़कर अम्मा के पीछे छुप गई और अम्मा के सामने हाथ जोड़ने लगी कि मुझे अकेला ना छोड़िए और इस औरत के साथ बिल्कुल ना भेजिए, वरना यह औरत मुझे मार देगी। भाभी बेहद डरी हुई थी और डर से कांप रही थी। भाभी को अपने साथ लगाते हुए तसल्ली दी, यह तुम्हें कुछ नहीं करेगी, बस तुम यह बताओ कि यह कौन है और तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है। इसके बाद भाभी ने जो कुछ हमें बताया, हम माँ बेटी का सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल यह औरत भाभी की हमशक्ल थी और एक तवायफ थी और बदकिस्मती से भाभी की माँ थी। इस औरत को एक अमीर आदमी ब्याह कर कोठी से निकाल कर ले गया था, जहां उसकी औलाद हुई, लेकिन उस औरत ने तवायफ वाले काम न छोड़ थे, जिससे तंग आकर उसके पति ने उसे तलाक दे दी थी और बेटी के साथ घर से निकाल दिया था। भाभी की माँ ने भाभी को अनाथ आश्रम में छोड़कर कोठा संभाल लिया था और वापस मुड़कर कभी भी अपनी बेटी की खबर ना ली थी। और भाभी और भाई की मुलाकात कपड़े की दुकान पर हुई थी, जहां उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। भाई को पता था कि अम्मा अनाथ आश्रम में रहती लड़की से कभी उसकी शादी नहीं करवाएंगे, इसलिए उन दोनों ने एक फैमिली को कुछ पैसे देकर चाचा चाची बनने पर राजी कर लिया। तभी वह लोग शादी के दूसरे दिन ही गायब हो गए थे। भाई ने शादी पर जिन गाने बजाने और नाचने वालों को बुलाया था, उनमें से भाभी की माँ भी थी। उस वक्त वह नहीं जानती थी कि यह उसकी बेटी की शादी का फंक्शन है, लेकिन भाभी को देखते ही वह पहचान गई थी कि उसकी बेटी है।
अपनी बेटी को यूं जवान और खूबसूरत देखकर वह बहुत खुश हुई थी। अब उसका इरादा अपनी बेटी को भी कोठे पर बैठाने का था, मगर अफसोस कि भाभी की शादी ने उसका ही प्लान नाकाम कर दिया। मगर वह मौके की तलाश में थी, कब उसे मौका मिले और वह भाभी को उठाकर ले जाए। भाई की बदकिस्मती कहूं या उस औरत की खुशकिस्मती, जब भाई और भाभी घूमने के लिए घर से निकलते थे तो इस औरत ने इन दोनों को देख लिया था और फिर इसके शातिर दिमाग ने एक और चाल चली। भाई को अपने बारे में बता दिया और साथ में यह भी कहा कि मेरी बेटी भी एक तवायफ है, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी पत्नी अनछुई और पवित्र है। यह मेरे साथ कोठे पर काम करती थी और ना जाने कितने मर्दों के बिस्तर गर्म कर चुकी है। वह तो मुझसे नाराज हो गई थी, इसलिए मुझसे नाराज होकर और मुझे छोड़कर अनाथ आश्रम में चली आई थी वहां, इसलिए तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और तुमसे शादी कर ली। उसने सोचा यह बात सुनकर भाई भाभी को तलाक दे देगा, मगर भाई को भाभी से मोहब्बत थी और उसे तलाक तो ना दे सके, मगर उसकी तवायफ होने का सदमा भी बर्दाश्त ना कर पाया और जिंदगी की बाजी हार गया। भाई की मौत के बाद तो भाभी की मां का रास्ता और भी साफ हो गया था। तभी भाभी ने अपनी मां से बचने की खातिर पागल हो जाने का नाटक शुरू कर दिया, लेकिन अब भाभी की मां को पता चल गया कि भाभी पागल नहीं है। तभी उसने भाभी को अपने साथ ले जाने की धमकी दी, जिस पर भाभी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। भाभी कहते कहते रो पड़ी थी, जबकि वह औरत गुस्सेल नजरों से भाभी को घूर रही थी। अम्मा ने आगे बढ़कर उस औरत के मुंह पर थप्पड़ मारा था और वह इसी काबिल थी, उसके झूठ की वजह से मेरा भाई मर गया था, उसकी बेटी विधवा हुई थी। वह औरत जिसने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा था, वह कैसे किसी और की हो सकती थी? ऐसी औरतों का खुला रहना ठीक नहीं था। अम्मा ने फौरन पुलिस को फोन करके बुलाया और भाभी की मां को पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद अम्मा बाबा ने भाभी की शादी एक अच्छा रिश्ता देखकर कर दी थी। भाभी अब अपने घर में खुश है। धीरे धीरे भाई का गम उनके दिल से निकल गया है। लोग सच कहते हैं, किसी एक के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि जिंदगी अपनी रफ्तार से बढ़ती रहती है। हम लोगों के दिलों से भी भाई का गम निकल गया था, लेकिन उनकी याद अभी भी दिल के किसी कोने में थी। कभी कभी उन्हें याद कर लेते हैं। भाभी की शादी के 1 साल बाद अम्मा ने मेरी शादी भी कर दी और अम्मा बाबा अब घर में अकेले रहते हैं। मैं कभी कभी भाभी से मिलने जाती हूँ। वह हमारा बहुत एहसान मानती है कि हमने उनकी जिंदगी खराब होने से बचा ली थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।